जोहो सीआरएम, जोहो कॉरपोरेशन, जोहो सूट, अरब तई और उला, आज पूरे इंडिया में सिर्फ इसी नाम का जिक्र हो रहा है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा टेक रिवॉल्यूशन लेकर ये कंपनी इंडिया में आया है। एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है। मतलब अगर इंडियन करेंसी में हम कहें तो लगभग 12 साढ़े 12 हजार करोड़ की नेटवर्थ है। एक कंपनी जिसके अंदर 24,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर वर्ल्ड वाइड हैं, जो आज 80 देशों में ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी अब तक कहां थी और कैसे अचानक से ये पूरे इंडिया में इतना फेमस हो गई। व्हाट्सएप के टाइप का एक इसका अपना सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप का एक विकल्प अरत्तई नाम से आया है। अरत्तई जो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है चैटिंग, दैट मीन्स कम्युनिकेट करना एक दूसरे से। तो अरत्तई सॉफ्टवेयर हर दिन 3 साढ़े 3 लाख डाउनलोड्स हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। एक ऐसी कंपनी जिसको इंडिया के पॉलिटिशियन और मिनिस्टर भी प्रमोट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जिक्र किया था कि मैं अपने सारे काम जो अभी तक मैं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से किया करता था, लाइक प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल सीट यूज करना या वर्ड को यूज करना, ये सब मैं अब जोहो से करने वाला हूँ। सिमिलरली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक वक्तव्य दिया कि अब से एजुकेशन डिपार्टमेंट का सारा काम जोहो सॉफ्टवेयर पे मूव कर रहा है। देखिए, कोई भी कंपनी रातों रात नहीं चमकती है। जिस जोहो सीआरएम की हम बात कर रहे हैं या जिस जोहो कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये काफी पुरानी कंपनी है, लगभग 30 साल होने को आए हैं, मगर अभी तक हम इस कंपनी के बारे में नहीं जानते थे। आप खुद सोच कर देखिए, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन लगभग 12,000 करोड़ है, वो एक रात में तो 12,000 करोड़ नहीं कमा के बैठी होगी ना। तो एक बहुत जरूरी सवाल ये हो जाता है ये समझना कि इस कंपनी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस 12,000 करोड़ की कंपनी का असली मालिक कौन है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके अंदर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो जोहो के बारे में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले उस शख्स के बारे में बात करना जरूरी है जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू, और जो इस जोहो के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। जी हाँ, श्रीधर वेम्बू और उनकी फैमिली जो आज की डेट में जोहो कॉरपोरेशन की ओनर है। आपको यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि जोहो एक ऐसी कंपनी है जिसने कभी किसी इन्वेस्टर से पैसे नहीं उठाए हैं, जिसने कभी बैंक से लोन नहीं लिया है। इसकी सारी इक्विटी इसके फैमिली के पास ही है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो लगभग 10,000 12,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे बैठी है, मगर आज तक कभी उसने इन्वेस्टर से पैसा नहीं लिया है। तो आखिर ये कंपनी रन कैसे कर रही है और क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है और अभी तक के इसके सक्सेस का क्या राज है, इन सारी चीजों को अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीधर वेम्बू की। ये शख्स हैं कौन, कहां से आए हैं और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी की नींव रखी और आज तक इसको रन कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, श्रीधर वेम्बू वो शख्स हैं जिन्हें भारत सरकार से 2021 में भारत रत्न मिल चुका है। जी हाँ, भारत रत्न का अवार्ड पाने वाले ये शख्स श्रीधर वेम्बू लगभग 20 सालों तक अमेरिका में रहने के बाद ये इंडिया वापस आए और इंडिया में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत एक गांव से की है। साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर में इन्होंने अपने गांव में अपना ऑफिस खोल रखा है और वहीं से ये पूरी कंपनी ऑपरेट हो रही है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है और कई सारे वीडियोस में आपने सुना होगा कि जोहो के क्या प्रोडक्ट हैं, किस तरीके से ये काम करता है, वगैरह वगैरह। आखिर जोहो का इतिहास क्या रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं श्रीधर वेम्बू की, उनके फैमिली के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे जोहो आगे बढ़ा और अभी ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, आज की डेट में इसकी क्या स्थिति है और कौन इसका सर्वे सर्वा है, किसके पास सबसे ज्यादा शेयर है इस कंपनी के। 1968 में तमिलनाडु के तमिल ब्राह्मण परिवार में वेम्बू जी का जन्म हुआ। श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, 1989 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये यूएसए चले गए। यूएसए में इन्होंने पहले एमएस की डिग्री ली, देन इन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी इनका 1994 में कंप्लीट हुआ। उससे पहले ही 1993 में इनकी शादी हो गई थी। इनकी वाइफ का नाम प्रमीला श्रीनिवासन है और इनका एक बेटा है जिसका नाम सिद्धू है। शादी के बाद अगले साल श्रीधर वेम्बू जी का पीएचडी कंप्लीट होता है और उसके नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्वालकॉम कंपनी ज्वाइन की। एक साल काम करने के बाद इन्हें इनके काम में इनके सीनियर मिले जिनका नाम था टोनी जी थॉमस। उनके साथ मिलकर इन्होंने 1996 में एडवेंट नेट आईएनसी के नाम से एक कंपनी ओपन की
और यही कंपनी आगे चल के जोहो कॉरपोरेशन में कन्वर्ट होती है। मगर 2001 के .com बबल के फूटने के बाद अचानक से सभी जगह पे रिसेशन आ गया और उसी टाइम पे इन्होंने अपने कंपनी को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया। उस समय इनकी कंपनी अपने नए प्रोडक्ट बना रही थी और 2005 में इन्होंने अपना जोहो सूट लॉन्च किया। जोहो सूट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अपने कस्टमर से, जिसकी वजह से 2009 में इस एडवेंट नेट का नाम बदलकर जोहो CRM किया गया और वो कंपनी जो कैलिफोर्निया में स्टेबल थी, वो कंपनी अब इंडिया के साउथ इंडिया के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शिफ्ट हो गई। यानी कि अब अमेरिका से जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन अब इंडिया में आ गया। इसका ये मतलब नहीं था कि अमेरिका में इसका काम खत्म हो गया। जोहो CRM की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है, ये जिस देश में काम करते हैं इनका सर्वर उसी देश में होता है, कस्टमर का सारा डेटा उसी देश में होता है, मतलब एक देश का डेटा दूसरे देश में स्विच नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं कि श्रीधर वेम्बू जी की फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इस बात को समझने में कि आज की डेट में जोहो CRM का मालिकाना हक किसके पास है। तो श्रीधर वेम्बू जी कुल मिलाकर 8 भाई बहन हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस नाम है राधा वेम्बू का। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इसका जिक्र होने वाला है। जोहो एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही है और आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट को या गूगल को टक्कर देने वाली है। आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी के प्रोडक्ट में। तो अभी तक हमने जितने भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं या हमने एक्सेल का काम किया है या हमने वर्ड का काम किया है, तो उसके लिए या तो हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हैं या गूगल के प्रोडक्ट यूज किए हैं। लाइक गूगल शीट यूज किया है, गूगल डॉक्स यूज किया है या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट यूज किया है। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? तो जिक्र इस बात का हो रहा है कि आखिर अचानक से जोहो को इतना हाइप क्यों मिला, क्यों एक कंपनी रातों रात इतना फेमस हो गई जो 1996 में स्टेबल हुई, जो 2009 में जोहो के नाम से फेमस हुई, और अचानक से 2025 में उस कंपनी का इतना जिक्र क्यों हो रहा है और क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि टेक इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लेके जोहो आई है। देखिए, अभी तक इंडिया के अंदर में जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस काम कर रही थी, मतलब वो सॉफ्टवेयर के सर्विस का काम करती थी, कभी किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम नहीं किया। हमने हमेशा से अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे रखी है। सर्च इंजन हम अमेरिका का यूज करते हैं, गूगल क्रोम, चाहे जितने भी ऐप यूज करते हैं, इवन हम सोशल मीडिया के ऊपर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा यूज करते हैं, ये सब अमेरिका के प्रोडक्ट हैं। तो अभी रिसेंटली शायद आपने सुना होगा कि H1B वीजा एक ऐसा वीजा है जो इंडिया के लोग अमेरिका में जाके जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको दिया जाता है ताकि वो वहां जाके काम कर सकें। और चूंकि अभी इंडिया और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे नाजुक मोड़ पे चल रहे हैं, अभी बहुत ही सिचुएशन खराब चल रही है, ऐसे टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के ऊपर में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। जहां पहले इसकी कॉस्टिंग 5 से 8 लाख रुपए के बीच में आती थी, अब सीधा 80 से 90 लाख रुपए की कॉस्टिंग हो गई, $1 लाख। दैट मीन्स एज पर द प्राइस ऑफ टूडेज 88 और 89 रुपीज इज इक्वल टू $1। दैट मीन्स एक आदमी को जो इंडिया से अमेरिका में एक टेक कंपनी में जॉब करने जा रहा है, उसे 88 या 90 लाख रुपए ट्रंप सरकार को पे करना पड़ेगा उसके अपने H1B वीजा अलॉट कराने के लिए। ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि इंडिया के लोग अमेरिका कम आए, इस बात के लिए इस तरह के बिल लाए गए हैं। दूसरी बात, अभी रिसेंटली एजुकेशन में भी ऐसा ही कुछ किया गया है कि अमेरिका के कॉलेजेज में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 15% से ज्यादा बाहरी स्टूडेंट अलाउ नहीं है और किसी एक कॉलेज में पर्टिकुलरली 5% से ज्यादा बच्चे किसी एक देश के नहीं होंगे। अब अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये सब अपने रिलेशन जो अभी हमारे अमेरिका से खराब है उसका ही इम्पैक्ट है। तो कहते हैं ना कि आपदा में ही अवसर छिपा होता है, कुछ यही मौका जोहो को मिला। एक ऐसा मोमेंट जिस समय अमेरिका और इंडिया इनके बीच में टकराव चल रही थी और हमें समझ में आ रहा था कि हमारी डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, ऐसे ही टाइम पे जोहो को क्लिक करने का मौका मिला। ऊपर से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जब सपोर्ट दिया, जब उन्होंने स्वदेशी अनाउंस करते हुए जोहो पे ट्रस्ट दिखाया, तो बाकी लोगों को भी ये समझ में आई कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें तो शायद हमारी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर कम हो जाएगी। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आज की डेट में अगर माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाता है तो हमारे लैपटॉप बेकार हो जाएंगे, अगर एंड्रॉइड बंद हो जाता है तो हमारे मोबाइल बेकार हो जाएंगे, अगर MS ऑफिस बंद हो जाता है तो लैपटॉप होते हुए भी हम उसके अंदर कोई काम नहीं कर पाएंगे। यानी
एक बटन ऑफ करते ही पूरा इंडिया ठप हो सकता है, और इसका कारण ये है कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। इसी बात को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया को एक विकल्प मिला जोहो के रूप में। ये जोहो वो कंपनी है जो 1996 से चली आ रही है, लगातार इसके प्रोडक्ट एक के बाद एक आते गए। आज की डेट में लगभग 50 प्लस प्रोडक्ट हैं इसके। अगर आप इसका जोहो वन जोहो सूट यूज करते हो तो आपको 55 प्लस प्रोडक्ट उस एक प्रोडक्ट के अंदर में मिलता है। अभी रिसेंटली अरत्तई जो है ये जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था, मगर ये फेमस आज सितंबर अक्टूबर में जाके सितंबर अक्टूबर 2025 में इंडिया में हो रहा है। अभी आपका ओला जो सर्च इंजन है वो मई 2023 का लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन ये सबको बूम तब मिला जब इंडिया और अमेरिका के हित आपस में टकराने लगे, और उसी मौके पे जोहो को मौका मिला इंडिया के ऊपर में, इंडिया के अंदर में एक रिवॉल्यूशन लाने का। आपको याद होगा जब H1B वीजा के बारे में उसकी प्राइस हाइक की न्यूज आई थी, तो श्रीधर वेम्बू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो टेकी यानी टेक के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, जो इंडियंस हैं, वो चाहें तो इंडिया वापस आए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप समय में 5 साल पीछे चले जाओगे, बट यहाँ पे आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो और वो आपका अपना खुद का होगा। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कल को कोई आपके ऊपर बैन नहीं लगा सकता है कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते हो। तो ये बहुत ही सटीक स्टेटमेंट था उनका, और सेम टाइम पे सबकी नजर जोहो के ऊपर गई, और इस तरीके से जोहो को एक क्लिक मिला, जोहो को एक मौका मिला, और आज जो पिछले 25-30 सालों से इंडियन मार्केट में बना हुआ था, जो 10,000-12,000 करोड़ की कंपनी बनी हुई थी, उसे अचानक से एक बूम मिला है। समझते हैं इस बात को कि जोहो के की फीचर्स क्या हैं। तो जोहो की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये गांव में बसा हुआ कंपनी है। जैसे बाकी कंपनीज बड़े बड़े शहरों में होते हैं, वहां के लोगों को हायर करते हैं, उनके बड़े ऑफिसेज होते हैं, महंगे रेंट जा रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इन सब के विपरीत जोहो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में स्थित एक कंपनी है। गांव के लोगों को ये ट्रेन करते हैं, कुछ एम्प्लॉय वहीं से हायर करते हैं जो इनके खुद के ट्रेन किए होते हैं, और बाकी ये हायरिंग भी गांव के लोगों का ही करते हैं ताकि उनको गांव में रहते हुए एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। दैट मीन्स कि जोहो रूरल फोकस कंपनी है। सेकंड फीचर जो जोहो का है वो है इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जोहो अपने स्कूल, अपने कॉलेज के अंदर में लोगों को ट्रेनिंग देता है, जहां पे थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है, और उन लोगों को स्किल्स सिखाए जाते हैं। और फिर यहीं से लगभग 15% जो मैन पावर है ना जोहो की, वो इसी स्कूल से उठाई हुई है। दैट मीन्स उस स्कूल में जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दिया ना, वही बंदे इन्होंने हायर किए अपनी कंपनी में, क्योंकि इनको पता है कि वो बंदे एक्सपर्ट हैं, उनको इन्होंने स्किल सिखाया है, तो वो इनके काम के होंगे। थर्ड और सबसे बड़ी बात, जोहो अभी भी प्राइवेट कंपनी है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसके शेयर बाकी बाहरी लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कभी भी इसने किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं लिया है। और इसका भी बहुत ही सटीक आंसर किया है वेम्बू जी ने। उन्होंने बताया कि अगर मैं किसी इन्वेस्टर का पैसा लेता हूं, मेरे ऊपर उस पैसे को कई गुना करने का प्रेशर होगा। मेरे ऊपर ये प्रेशर होगा कि मैं अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से स्केल करूं, और उस केस में हो सकता है कि मैं अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं। इसी वजह से उन्होंने कभी किसी फाइनेंसर से, कभी किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाया। आज पूरी की पूरी कंपनी 30 साल बाद भी बूटस्ट्रैप्ड है। अपने घर, फैमिली मेंबर या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग पैसा लगाते हैं, उस तरीके से ही पैसा लेके ये कंपनी स्टार्ट हुई, और आज उन्हीं लोगों के बीच में ये कंपनी बनी हुई है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जोहो की। जहां आज की डेट में छोटी छोटी कंपनियां इन्वेस्टर के भरोसे बैठी होती है, उन्हें लगता है कि कोई मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दे तो मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, वहां इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे खड़ी है। तो ये सारे पॉइंट जोहो को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सास कंपनी यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी के रूप में स्टेबल करती है। और आज इसी कारण से हम ये जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर में जोहो ने एक बहुत बड़ा टेक रिवॉल्यूशन लाया है। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट मूव्स की, कि जोहो के अंदर में कुछ ऐसी चीजें जो पिछले साल या 2 साल के अंदर में घटित हुई हैं, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा गया है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है कि श्रीधर वेम्बू ने सीईओ का पद छोड़ दिया है। जी हाँ, 2025 के स्टार्टिंग में श्रीधर वेम्बू जी ने सीईओ के पद से रिजाइन किया, और अब वो कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अब उनका पूरा ध्यान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा। इसका एक रीजन जो श्रीधर वेम्बू जी ने दिया वो ये कि एआई के इस टाइम पे जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, कंपनी को इसके ऊपर में वर्क करना होगा,
और बहुत ज्यादा जरूरत है इस पे ध्यान देने की, इसलिए मैंने R&D के क्षेत्र में आना जरूरी समझा है। क्योंकि हर कंपनी अपने ग्रोथ के बारे में सोचती है, तो जोहो ने भी अपने ग्रोथ के बारे में सोचा और इसी कड़ी में उन्होंने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लान किया। मगर अच्छे अलायंस नहीं मिलने की वजह से, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने की वजह से बाद में ये प्लान उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। एक और बात जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और वो ये है कि इन्होंने अपने स्टेक्स ट्रांसफर कर दिए हैं। जी हाँ, जहां कुछ साल पहले तक पता था कि श्रीधर वेम्बू जी के पास 88% कंपनी का शेयर है, आज की डेट में उनके पास कंपनी का सिर्फ 5% का शेयर है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये बात की थी कि इस कंपनी का असली मालिक कौन है, तो अभी तक तो हमें पता है कि श्रीधर वेम्बू है, मगर अब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि श्रीधर वेम्बू के पास इस जोहो कॉरपोरेशन का सिर्फ और सिर्फ 5% शेयर है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इस कंपनी का मालिक कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा शेयर है और किसका मालिकाना हक इस कंपनी पे साबित होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी इनके फैमिली के बारे में और मैंने बोला था कि इसका आगे जिक्र होने वाला है, तो वो समय आ रहा है कि अब उस फैमिली का जिक्र किया जाए और ये बताया जाए कि आखिर इस कंपनी का ओनर कौन है। देखिए 1996 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब श्रीधर वेम्बू ने टोनी जी थॉमस के साथ मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया। ये दोनों साउथ इंडियन है। टोनी जी थॉमस, कुछ सोर्स ऐसा बताते हैं कि वो केरल के रहने वाले थे और वो यूएस में शिफ्ट हो गए और आज की डेट में इनका यूएस का जितना ऑपरेशन है वो सारा का सारा ऑपरेशन ये टोनी जी थॉमस ही देख रहे हैं। तो ये टोनी के पास कंपनी का सिर्फ 8% शेयर है। अब आप बोलेंगे कि कंपनी के जो पहले ओनर हैं उनके पास सिर्फ 5% शेयर है, जो कंपनी के दूसरे ओनर हैं उनके पास 8% शेयर है, यानी 13%, तो बाकी के 87% शेयर किनके पास हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था एक नाम का, राधा वेम्बू, जो रिलेशन में इनकी सिस्टर लगती हैं। तो इनके पास कंपनी का 47.8% शेयर है और दूसरे हैं इनके भाई शेखर वेम्बू। शेखर जी के पास इस कंपनी का 35.2% शेयर है। दैट मीन्स अगर इन दोनों के शेयर को आप मिलाकर देखोगे तो लगभग 83% शेयर जो है वो सिर्फ ये दो भाई बहन के पास है। तो जैसा कि लोग जिक्र कर रहे थे कि 88% शेयर श्रीधर वेम्बू के पास था, तो उस 88% में से 83% शेयर आज राधा और शेखर वेम्बू के पास है और सिर्फ 5% शेयर जो है वो श्रीधर वेम्बू के पास है। इसके अलावा इनके बाकी जो भाई हैं वो भी इस कंपनी में एंगेज हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राधा वेम्बू भी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं बिजनेस के इंडस्ट्री में और टॉप 100 बिजनेस वुमेन में ये आती हैं। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की जो श्रीधर वेम्बू जी के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो एक ओनर को या किसी भी पर्सन को लगता है कि मेरे हिसाब से ये सही है, मगर बाकी दुनिया को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ गलती है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट श्रीधर वेम्बू की तरफ से भी आए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट जो था वो ये था, श्रीधर वेम्बू हमेशा से लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करते आए हैं। दैट मीन्स इनका कहना है कि स्किल कहीं ज्यादा मायने रखता है आपके लैंग्वेज नॉलेज से, और जहां पूरी दुनिया इंग्लिश के पीछे जा रही है, इन्होंने बोला कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज भी आती है मगर आपके अंदर स्किल है तो आप हमारे काम के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि मोस्टली कंपनी कहती है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हम आपको हायर नहीं कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे टाइम पे श्रीधर वेम्बू ने लोकल लैंग्वेज को तवज्जो दी है। दूसरी बात जो इन्होंने जिक्र किया है कि एआई का बहुत ज्यादा ओवर हाइप बना हुआ है और ये बबल कभी ना कभी फूटेगा। हालांकि सारे के सारे एआई के बारे में इन्होंने नहीं बोला, मगर एआई के कुछ पार्ट्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक हाइप बना हुआ है और आने वाले टाइम पे जब ये बबल फूटेगा तो बहुत सारी कंपनी को लॉस होगा। हालांकि कुछ कंपनी इनकी बातों से सहमत नहीं है, इसी वजह से ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में आ जाता है। मगर क्या रियलिटी है ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, जब एआई और ज्यादा इवॉल्व होगा और हमें ये देखना होगा कि उसका कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक बबल क्रिएट करके बैठा है। तीसरा एक और स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया था वो ये था कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी इन द सेंस, हम सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि हम बने बनाए सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं हम बस उसको करते हैं। क्यों ना हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करें, क्यों ना हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर से बाकी दुनिया में राज करें, क्यों ना हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएं और उससे हम पूरे वर्ल्ड में फैलाएं। तो इस तरह की स्टेटमेंट पे भी बैक टू बैक, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है। अब एक कंपनी हर जगह पे अच्छा ही नहीं कर रही होती है या एक कंपनी हर जगह पे बुरा ही नहीं कर रही होती है।
कुछ ऐसे हार्श फैक्ट भी होते हैं जिसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हार्श फैक्ट जोहो सीआरएम के बारे में। जहां एक तरफ ये जिक्र हो रहा है कि एक इंडियन जो अमेरिका में जाकर 20 सालों तक रहता है और फिर वापस आकर उसने अपने देश में, अपने गांव में एक कंपनी को स्टेबल किया है, तो बाकी लोगों को इनसे कुछ लर्निंग लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। मगर खुद कई बार श्रीधर वेम्बू जी ने ये बताया कि ये ऐसा नहीं था कि मैंने किसी ईगो की वजह से या फिर किसी एम्बिशन की वजह से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने जो पढ़ाई की है वो जिन कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इससे बढ़िया मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ और मैं उसे आगे डेवलप करने की कोशिश करूँ, उससे लोगों की मदद हो, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। इस वजह से उन्होंने जोहो सीआरएम की स्थापना की थी। सेकंड स्टेटमेंट जो आता है वो ये आता है कि ये अपने कंपनी के पहले सेल्समैन थे। एज ए ओनर अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, अगर आप कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपको सेल्स करना नहीं आएगा तब तक आप अपनी कंपनी को रन नहीं कर सकते। क्योंकि आप चाहे कुछ भी बनाएं, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको उसे अपने कस्टमर को बेचना पड़ेगा। अब शुरुआती दिनों में जब एक कंपनी स्टेबल किया जाता है तो उस टाइम पे आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं होती है जिससे आप ये सारे काम कराओ, हर एक डिपार्टमेंट बटा हुआ नहीं होता है। तो उस समय खुद श्रीधर वेम्बू ने एज ए सेल्समैन काम किया। इवन इन्होंने अपना कार्ड छपवा रखा था जो विजिटिंग कार्ड होता है, और उस पर इन्होंने अपने आप को वीपी ऑफ मार्केटिंग टीम दिखा रखा था। तीसरी बात आती है कि इन्होंने अपने सीएसआर फंड को यूज करने के लिए अपना कॉलेज खोल रखा है, अपना स्कूल खोल रखा है। जहां एक तरफ ये बात सही है कि हर कंपनी अपने सीएसआर फंड को कहीं ना कहीं यूज करती है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने उस फंड को भी यूज करने की जगह यूटिलाइज किया है। जिस स्कूल को ये रन कर रहे हैं उसी स्कूल में ये वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं सो दैट कि वहां से तैयार हुए बच्चों को वापस से ये अपनी कंपनी में जॉब भी दे सकें। और जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि लगभग 15% 15% मैन पावर इसी वोकेशनल स्कूल की देन है, यानी इसी स्कूल से निकले हुए 15% बच्चे आज इनके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप रॉ टैलेंट को गांव में सर्च कर रहे हो, रॉ टैलेंट को आप वहां से उठा रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो और उनको अपनी कंपनी में सेटल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपकी कॉस्टिंग जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एट्रिशन का डर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो लोग जो गांव में काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर या कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ले रखी है, मगर चूंकि उनके अंदर स्किल है तो इस कंपनी ने उनको मौका दिया है। उन लोगों को एक डिग्री की जरूरत है। उनको लगता है कि जब तक एक नाम नहीं होगा तब तक अपनी पहचान नहीं बन सकती है। मेरी पढ़ाई के लिए भी मेरा एक बड़ा नाम होना चाहिए कि मैंने इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो ये लोग टाउन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा एक एम्बिशन होता है लोगों का कि मैं एक बड़े टाउन में रहूं, मेरी लाइफ स्टाइल कुछ नए तरीके की हो, मैं कुछ एडवांस तरीके का काम कर रहा हूं, और इस वजह से गांव में कुछ दिन काम करने के बाद वो लोग टाउन की तरफ मूव करते हैं। इसी वजह से एट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। एक और बात कि अगर आप गांव के अंदर में अपने सारे ऑपरेशन शिफ्ट कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी गांव में है तो ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वहां पे इवन आपकी लॉजिस्टिक के खर्चे बहुत ज्यादा आएंगे। वहां पे आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, वहां पे आपको पावर सप्लाई की दिक्कत होगी, वहां पे आपको आपके इंटरनेट के लिए बैंडविड्थ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे आती हैं। तो जोहो के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जोहो ने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, जोहो वन, जिसके अंदर में लगभग 55+ प्रोडक्ट एक साथ कंपनी को मिलता है। जोहो सूट है। जैसे हम MS ऑफिस यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए, PPT के लिए हमारे पास MS ऑफिस के अंदर में MS पावर पॉइंट होता है। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए गूगल में गूगल डॉक्स है, MS वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, या एक्सेल पे काम करने के लिए हमारे पास MS एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, गूगल शीट है हमारे पास गूगल के अंदर में। तो सेम ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये आपको जोहो के अंदर में मिल जाते हैं। इसके अलावा जोहो ने अपना CRM बना रखा है जिसके अंदर में ये आपको फाइनेंस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, HR में, हर एक डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर इनके पास अवेलेबल है ताकि आपके काम को आसान बना सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कैंपेन जो अभी इंडिया में चल रहा है कि हमारा अपना स्वदेशी सोशल मीडिया हो, इस वजह से अरबतई को बहुत बड़ा मूव मिला है। इस वजह से अरबतई के डाउनलोड डेली बेसिस पे 3, 3.5, 4 लाख पहुंच गए हैं और बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है। कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर में दिए गए हैं जो अभी तक आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिला था। तो स्वदेशी के कारण लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है। और जहां तक बात डेटा की हो रही है तो इन्होंने ये दावा किया है कि हमारा डेटा कभी बाहर नहीं जाता है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो अमेजॉन वेब सर्विस पे यानी AWS पे या किसी और क्लाउड पे नहीं है। हमारा सर्वर इंडिया के अंदर है तो पूरे इंडियंस का डेटा इंडिया में ही रहेगा।
सेकंड थिंग, इसके अंदर भी एक बात आती है कि जहां बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, ये कस्टमर्स के डेटा कहीं ना कहीं कंपनीज को सेल आउट कर रही हैं प्रमोशन की वजह से, वहीं पे जोहो ने क्लियर बोला है कि मैं अपने कस्टमर के डेटा कभी सेल आउट नहीं करूंगा, यानी कि वो कस्टमर सेंट्रिक होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मीडिया के सामने कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैंने शुरुआत में एक नाम लिया था प्रमीला श्रीनिवासन, जो कि श्रीधर वेम्बू की पत्नी है। 2019 में श्रीधर वेम्बू यूएस से इंडिया शिफ्ट हो गए, लेकिन इनकी पत्नी अमेरिका में ही रह गई बेटे के साथ, और इस वजह से दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों सेपरेट हो गए। 2020 में दोनों अलग हो गए। 2021 में श्रीधर वेम्बू ने डाइवोर्स फाइल किया। हालांकि वो केस अभी तक पेंडिंग में है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, देखते हैं कितने दिन में फाइनल होता है। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। हमारे सवाल का जवाब अभी यहाँ पे आ रहा है कि आखिर मालिकाना हक किसके पास है और ऐसा कैसे हुआ, और इसी वजह से वो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। क्योंकि देखिए, श्रीधर वेम्बू ने 88% शेयर अपने पास रखे थे, फिर इनके पास 5% शेयर कब हुआ ये किसी को पता नहीं चला। इनकी वाइफ ने 2023 में इनके ऊपर फ्रॉड का केस किया कि इन्होंने अपने सारे शेयर अपनी भाई और बहन को डाइल्यूट कर दिए हैं, सिर्फ 5% शेयर इनके पास था। अब इसे एक इत्तेफाक कहा जा सकता है कि श्रीधर वेम्बू को ये पता था कि आने वाले टाइम पे मैं अपनी वाइफ से सेपरेट होऊंगा, हो सकता है कि मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा, और हो सकता है कि मुझे अपने हिस्से में से आधा कंपनी अपनी वाइफ को देना पड़े। इस वजह से उन्होंने पहले ही अपने सारे शेयर अपने भाई बहन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्योंकि जो लोग काम के अंदर में इंगेज है उनको उस काम की वैल्यू समझ में आ रही है, चाहे वो इनके सिस्टर हैं या इनके भाई हैं। जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो इन लोगों ने ही इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज जब कंपनी ग्रो कर रही है तो भी फायदे के हकदार वही लोग हैं। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। हालांकि इसका श्रीधर वेम्बू ने जवाब दिया था कि मैंने अभी रिसेंटली अपना ये शेयर कभी डाइल्यूट ही नहीं किया है, ऑलरेडी ये शेयर उनके पास ही था, वो राधा वेम्बू और शिखर वेम्बू के पास ही हमारा शेयर था, और इवन कुल मिलाकर 83% शेयर इनके भाई बहन के पास हो गए, इनके पास सिर्फ 5% शेयर बचा है। तो इस बात को लेके इनकी वाइफ के साथ इनका लीगल मैटर चल रहा है, अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, उस पर लीगल प्रोसीडिंग हो रही है। एक और बात आती है कि आखिर श्रीधर वेम्बू ने सीईओ के पद से रिजाइन क्यों दिया। हालांकि श्रीधर वेम्बू की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आया कि चूंकि मैं चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम करने वाला हूं और मैं R&D के ऊपर में वर्कआउट करूंगा, इसकी वजह से मैंने सीईओ के पद से रिजाइन किया है। मगर कई जगह पे मीडिया में ये खबरें भी आई कि अब कहीं ना कहीं पे ये जनरेशन स्विच का टाइम था, तब इन्होंने सीईओ का पद किसी और को दिया है और ये R&D में गए हैं। कई सारी मीडिया की खबर ये भी थी कि इंटरनल कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे कंपनी को ये लगने लगता है कि एज ए सीईओ मैं इन चीजों को बहुत इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, अभी ये सही समय है कि मैं इस पद को छोड़ दूं और इसे कोई और संभाले। और अभी के डेट में शैलेश कुमार दवे कंपनी के सीईओ हैं। ये शैलेश कुमार वही बंदे हैं जो कंपनी के इनिशियल डेज से, इसके फाउंडिंग टाइम से इसके साथ खड़े हैं, और अब उनके ऊपर जिम्मेवारी आई है इस कंपनी को आगे लेके जाने की। कई सारे अनसुलझे सवालों के साथ कि इन्होंने अपने शेयर डाइल्यूट किए या नहीं, इनकी वाइफ का इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो सही है या गलत है, कुछ कंट्रोवर्सी जो हमेशा इनके साथ चल रही हैं, आखिर क्या वजह रही थी कि चीप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए प्रयास करने के बाद फिर इन्होंने बैकआउट कर लिया। हालांकि इन्होंने रीजन दिया कि हमें अच्छे इन्वेस्टर नहीं मिले, हमें अच्छे अलायंस नहीं मिले, मगर आखिर एक्चुअल में पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी, ये सारी चीजें अभी भी हिडन है और इसकी जानकारी ना तो मीडिया के अंदर में है, ना ही किसी भी न्यूज चैनल के पास है। तो ये कहानी थी CRM कंपनी जोहो की, जोहो कॉर्पोरेशन की, उस कंपनी की जो आज इंडिया में एक टेक रिवॉल्यूशन लेके आई है। फैमिली मैटर्स अपनी जगह पे होते हैं, मगर एज ए प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और कहीं ना कहीं पे इंडिया को स्वदेशी सोशल मीडिया देने में या अपने स्वदेशी प्रोडक्ट देने में या एक नई उम्मीद देने में ये कंपनी आज की डेट में सक्षम रही है। 30 साल की जर्नी कोई भी कंपनी ऐसे ही तय नहीं कर पाती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, और ये कंपनी ने वो सब कुछ करके दिखाया है। अब वक्त है हम जैसे इंडियंस के लिए कि हम उस कंपनी पे ट्रस्ट करें, उसके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करें, उसको यूज करें, फिर चाहे वो अरत्तई हो, चाहे वो उला हो, या इसका जो हो CRM हो सकता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास की वजह से न सिर्फ इस एक कंपनी को फायदा हो, बल्कि कई सारे और हिंदुस्तानियों को, कई सारे और इंडियंस को मोटिवेशन मिले, कुछ और नए सॉफ्टवेयर्स बनाने के फील्ड में कुछ नए युवा, कुछ नई कंपनी आगे निकल के आए, और इन सब का फायदा कहीं ना कहीं हमारे देश को मिलने वाला है।
तो उम्मीद करते हैं कि जितना उम्मीद हम जोहो सीआरएम से कर रहे हैं कि ये फेसबुक को, मीटा को या गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देगी, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में शायद ये कंपनी उस मुकाम पे पहुंच जाए। लेकिन उन सब में हमारा, आपका, हर किसी के सहयोग की जरूरत है और हम सबको मिलके जोहो को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी आपको अपने तरफ से लगता है, अगर आपके पास कोई और भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप यहाँ मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।